स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जाना, फिर किस तरीके से जो है स्टेप्स लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसके बारे में जाना था, और किस तरीके से नेपोलियन का रूल आया 1804 से लेकर 1815 तक, उसके बारे में हमने रीड किया। उसमें हमने नेपोलियनिक कोड के बारे में भी रीड किया था। और लास्ट में हमने रीड किया था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से नेशनलिज्म जो है धीरे धीरे अपनी शेप लेने लगा था यूरोप में, उसके बारे में। और लास्ट हमने जो ख़त्म किया था वो था सोसाइटी डिवीजन में, जिसमें तीन सोसाइटी जो थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। इसके बाद जो तीसरी जो सोसाइटी आई थी वो थी न्यू मिडिल क्लास की, जिसमें बहुत ही एजुकेटेड पॉपुलेशंस थी, जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनकी डिमांड थी लिबरल नेशनलिज्म की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिबरल नेशनलिज्म की, कि आखिर ये लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। देखो, लिबरल नेशनलिज्म जो है वो होता है हमारा फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लोगों की आज़ादी। ठीक है, ये कौन चाहते थे? न्यू मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो चाहते थे कि लिबरल नेशनलिज्म आए। तो हम जान रहे हैं कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की आज़ादी हो, लॉ के आगे सब बराबर हो, और गवर्नमेंट विद पीपल कंसेंट, लोगों के कंसेंट से जो है गवर्नमेंट बने। साथ ही साथ जो ऑटोक्रेसी रूल है और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म हो। मतलब जैसे सोसाइटी जो थी पहले दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री। तो एरिस्टोक्रेसी को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो। ठीक है, और ये तो था लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। एजुकेटेड मिडिल क्लास की और भी एक चीज़ थी नेशन यूनिटी। अभी हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में तो रीड कर लिया, और नेशन यूनिटी क्या होता है, मतलब सबको साथ में मिलकर हमें जो है अपने नेशनलिज्म के लिए सबको यूनिटी बनानी पड़ेगी, तभी जो है एक कंट्री जो है नेशनलिस्ट बन सकती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी थी उस वक्त। जैसे क्या प्रॉब्लम्स थी? दो मेजर प्रॉब्लम्स थी कि ओनली मेन अबव 21 वॉज अलाउड टू वोट। ठीक है, मतलब यूरोप में क्या था कि जो भी 21 से अबव है उसी को जो है वोट देने का अधिकार था। साथ ही साथ जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड होता था उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे, उसमें भी टैक्सेस देने पड़ते थे। ठीक है, तो 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया। ठीक है, ये न्यू मिडिल क्लास के ने जो है अपना जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था उसके बाद ही जो है ये यूनियन फॉर्म करवाया गया था। ठीक है, जिसका नाम ज़ोलावेरन रखा गया था। ठीक है, ये प्रशिया में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने जो है इसको बाद में ज्वाइन किया, उन्हें भी ये चीज़ अच्छी लगी। ठीक है, अब इसमें था क्या? इसमें था कि जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, मतलब जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड होता था जिसपे जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे, उसको ख़त्म किया गया। साथ ही साथ जो करेंसी थी वहाँ की यूरोप की, वो 30 से रिड्यूस करके 2 कर दी गई। ठीक है, मतलब पहले वहाँ पे 30 करेंसीज चलती थी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, बट उसके बाद 2 ही करेंसी वहाँ पे चलने लगी। ठीक है, तो करेंसीज को भी रिड्यूस कर दिया गया। ये सारा काम जो है ये नेपोलियन के टाइम पे ही हुआ था। लेकिन आफ्टर 1815 क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया और ब्रिटेन, ये चारों आपस में मिल गए। किसके अगेंस्ट में? नेपोलियन के अगेंस्ट में। क्योंकि वो देख रहे थे कि धीरे धीरे जो नेपोलियन है वो फ्रांस तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि धीरे धीरे आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ थी यूरोप की, उन सभी में वो अपना पैर पसारता जा रहा था। तो इन चारों से देखा नहीं गया, और इन चारों ने जो है ये डिसाइड किया कि हम मिलकर जो है नेपोलियन को डिफीट करेंगे। तो इन चारों ने हाथ मिलाए, और किसके अगेंस्ट मिलाए? नेपोलियन के। और एक वॉर राइज हुआ जिसका नाम रखा गया बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन जो है वो हार गया। हारा ही नहीं, साथ ही साथ उसकी डेथ भी हो गई। और जो फ्रांस था वो किसके हाथों में आ गया? अब इन चारों कंट्रीज़ के हेड के हाथों में आ गया। तो जब नेपोलियन का रूल ख़त्म हुआ फ्रांस से, तो उसके बाद क्या इन चारों ने जो है दोबारा से वहाँ पर मोनार्की सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब कि वहाँ पर दोबारा से मोनार्की सिस्टम को लाया गया,
साथ ही साथ जो चर्च थे और सोशल हायरार्की और ऑटोक्रेटिक को दोबारा से वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, मतलब इन सभी को जो है एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस जो दी जाती थी, ठीक है, जिसके डिमांड मतलब न्यू न्यू मिडिल क्लास के लोगों ने जो इन सारे लोगों की जो प्रिविलेजेस को हटवा दिया था, उन सबको दोबारा से जो है रीजॉइन करवाया गया। देन उसके बाद नो क्रिटिसिज्म, मतलब इनके अगेंस्ट में जो है कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ठीक है, कोई भी डिसएग्री नहीं हो सकता, वरना ये लोग जो है उनका मुंह बंद करवा देते थे, या तो उनको पनिश करके या फिर उनकी डेथ करवा के। देन उसके बाद सेंसरशिप, ठीक है, कोई इनके खिलाफ लिख नहीं सकता था, मीडिया भी जो इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने नेपोलियन के बाद फ्रांस में ये सारी चीज़ें चालू कर दी दोबारा से। और एक ट्रीटी ऑफ वीना भी साइन किया इन्हीं चारों कंट्रीज़ ने, वो भी फ्रांस के ऊपर था। तो 1815 में ही ये ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुआ था। अब क्या क्या था इसमें हम वो जानते हैं। ट्रीटी ऑफ वीना में बॉर्बन डायनेस्टी जो हटा दी गई थी, नेपोलियन के आने के बाद जो है बॉर्बन डायनेस्टी जो है वो ओवरथ्रोन हो गई थी, बिल्कुल फिनिश हो गई थी, वो दोबारा से रिस्टोर की गई फ्रांस में। साथ ही साथ जो स्टेट्स थे, मतलब जो फ्रांस ने जो है एक्सपेंड किया था नेपोलियन के आने के बाद, जो फ्रांस का एरिया था जो बढ़ गया था, कब्जा किया गया था, उन स्टेट्स को जो है मतलब अब ये फिक्स कर दिया गया कि अब फ्यूचर में फ्रांस का जो है एरिया एक्सपेंड नहीं होगा। एक लिमिट बता दी कि इतना ही एरिया फ्रांस का रहेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ कर दी इन लोगों ने। फिर क्या किया, जो कुछ पार्ट्स थे वो अपने अपने उसमें बांट लिए इन लोगों ने। क्या किया, प्रशिया ने क्या किया, प्रशिया ने कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज जो थी वेस्टर्न पार्ट में, जो उसके पार्ट के साइड में थी, जितनी भी फ्रांस का एरिया आता था, वो सारा जो है उसने प्रशिया ने अपने अंडर ले लिया। और नेक्स्ट ऑस्ट्रिया ने क्या किया, जो नॉर्थ इटली का एरिया था जिस पे फ्रांस का कब्जा था, वो भी जो है ऑस्ट्रिया ने ले लिया। और रशिया ने पोलैंड जो है वो ले लिया। ठीक है, इन तीनों ने ही जो है कुछ ना कुछ जो लैंड थी वो ऑक्यूपाई कर ली। देन किस चीज़ को छोड़ा इन लोगों ने, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स विच हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन, उसको इन लोगों ने नहीं छुआ। ठीक है, उसको उन्होंने एज इट इज़ जो है रहने दिया। तो ये सारे चेंजेस आए किसमें, कंजर्वेटिव्स में। ट्रीटी ऑफ मीना में इन लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है अपने अंडर कर ली। देन इसके बाद किसकी बात आती है, रेवोल्यूशनरीज की, कि रेवोल्यूशनरीज जो है इसके बाद क्या चाहते थे, क्या कौन थे वो रेवोल्यूशनरीज। देखो, रेवोल्यूशनरीज जो थे वो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे। ठीक है, अब जो है सरेआम कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पुलिस पकड़ लेगी, उनके अगेंस्ट जो है बहुत सारे केसेस चलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो उन्होंने रूल बनाया था कि कोई भी उनके अगेंस्ट काम करेगा तो वो उनको पनिश करेंगे। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे वो सारा काम अपना सीक्रेटली करते थे, सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, और उनका एम क्या था, नेशनलिज्म को स्प्रेड करना, मतलब अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपने मतलब अपनी ट्रेडिशन को जो है लोगों तक पहुंचाना, सब जो है अपने लैंग्वेज पे, और अपना सबका कॉमन हो, ऐसा नेशन बनाना चाहते थे वो। ठीक है, और मोनार्की के अपोज थे वो लोग। साथ ही साथ वो लोग फ्रीडम चाहते थे, और ऑटोक्रेटिक जो रूल था, मतलब किसी एक का ही शासन होगा, ठीक है, राजा की हमें बात माननी पड़ेगी, उसके वो अगेंस्ट थे। साथ ही साथ वो अपना नेशन स्टेट्स चाहते थे जिसमें कॉमन लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशन हो। ठीक है, ये सारे इनके एम थे जिसके लिए ये वर्क करते थे। तो अब बात आती है कि इसके लीडर कौन थे। इसके लीडर थे गियुसेप्पे मैज़िनी। ठीक है, गियुसेप्पे मैज़िनी जो थे वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ठीक है, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बोनारी। ठीक है, और इन्होंने खुद जो है 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, यंग इटली मार्सिलिस में और यंग यूरोप बर्नी में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े लीडर थे, बहुत ही बड़े रेवोल्यूशनरी थे। इनका मतलब ये चाहते थे कि इटली में जो है यूनिफिकेशन आए। ठीक है, ये सारा जो ऑटोक्रेसी रूल्स चल रहा है ये सब खत्म हो, ये वॉर खत्म हो, और उनके कंट्री में शांति आए। ठीक है, तो ये लोग ये चाहते थे। तो 1830 से लेकर 1848 तक जो था वो एज ऑफ रेवोल्यूशन था। इन्हीं रेवोल्यूशनरीज ने किस तरीके से जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जो है कंट्रीज आज़ाद होने लगी, फ्रीडम मिलने लगा उन्हें, नेशनलिज्म जो है वो धीरे धीरे कंट्रीज की फीलिंग्स को वो क्रिएट करने लगे। तो ये 1830 से लेकर 1848 का जो टाइम पीरियड था ये रेवोल्यूशनरीज का ही था। तो इसीलिए इसका नाम एज ऑफ रेवोल्यूशन रखा गया, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जुलाई रेवोल्यूशन की। तो 1830 में 2 रेवोल्यूशन हुए थे, एक तो था जुलाई रेवोल्यूशन और एक था ग्रीक रेवोल्यूशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1830 में 2 रेवोल्यूशन हुए थे,
जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन। इसे हम फटाफट कर लेते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, दोबारा से जो बार्बन किंग था उसको दोबारा से हटा दिया गया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई, ठीक है, जिसमें लुइस फिलिपी को हेड बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, जिसमें मोनार्की तो होती है, राजा तो होता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा वर्क करता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता वो, ठीक है। और ये रेवोल्यूशन जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की जो राजधानी थी, कैपिटल था ब्रुसेल, वहाँ ये जो है जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और फ्रांस तक जो है ये आ पहुंचा था। मतलब बर्बन किंग कहाँ था, फ्रांस में, तो उसको हटाया गया और धीरे धीरे फिर वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट किया गया और वहाँ पे लुइस फिलिपी को वहाँ का हेड बनाया गया, ठीक है। तो ये तो था जुलाई रेवोल्यूशन। और इसमें क्या हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम में जो था, नीदरलैंड था, ठीक है, वो भी जो है जो भी रूल्स थे वहाँ के, वो भी वहाँ पे हट गए, मतलब वो भी ख़त्म हो गए वहाँ के रूल्स। मतलब जो ब्रिसल था वो यूनाइटेड किंगडम के अंडर था, नीदरलैंड के अंदर था, वो भी जो है उससे हट गया, वो भी आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद ग्रीक रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीक रेवोल्यूशन में जो ऑटोमन एम्पायर था वो वो वहाँ पे रूल कर रहा था, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी थी उसकी लड़ाई वहाँ पर 1821 से चल रही थी, स्ट्रगल चल रहा था। और जो हेल्प मिली वो किसी मिली, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, साथ ही साथ जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने भी जो है रेवोल्यूशनरीज का बहुत बड़ा साथ दिया, ठीक है, जिसकी हेल्प से ग्रीस में जो है एक तरीके से कह सकते हैं फ्रीडम आ पाया। उसके बाद 1832 में जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो साइन किया गया, जिसमें ग्रीस को जो है इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो माना गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ भाई ग्रीस अब जो है इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमने दो रेवोल्यूशंस के बारे में बात की, तो आज हम यहीं पे ओवर करते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में हम नेशनलिज्म की और भी बातें करेंगे, ठीक है, और भी रेवोल्यूशनरीज की बातें करेंगे, बट यहाँ पे हम आज इतनी ही बात करते हैं। तो आज हमने बात की लिबरल नेशनलिज्म की, साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट किया और किस तरीके से नेपोलियन का रूल जो है ओवर हुआ। उसके बाद कंजर्वेटिज्म जो लाया गया, चार कंट्रीज़ के ने मिल के साथ में ये ट्रीटी ऑफ वीना साइन किया और किस तरीके से अपने अपने एरिया में जो है ये लोग फ्रांस को जो है उन्होंने बांट दिया। और रेवोल्यूशनरीज ने किस तरीके से जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन किया, उसके बारे में हमने जाना एज ऑफ रेवोल्यूशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी रेवोल्यूशंस की बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।